नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शादी के 6 महीने बाद जब पहली बार मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो एक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, परंतु मेरी माँ ने मेरी पत्नी को मुझे देखने तक नहीं दिया। मेरी माँ उसको अपने साथ लेकर सोती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। एक दिन मेरी माँ पड़ोस में गई और मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। वहाँ मैं जल्दी से गया। मेरी पत्नी जल्दी से घूंघट डालने ही वाली थी कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देख लिया। उसका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। मांग में सिंदूर, माथे में बिंदिया, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। सांवली सूरत पर उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। वैसे 12 वर्ष में कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन इस उम्र में दुल्हन बनना रचना के लिए मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की मजबूरी। 8वीं कक्षा में थी वो जब एक दिन स्कूल से घर आने पर उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। लड़के का एक भाई है, लड़के के पिता नहीं है, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ कर गए हैं कि दोनों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी बिना परेशानी के गुजर बसर कर सके। घर में हीरे का काम था, जो काम अभी तक आशीष के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके न रहने पर रचना का होने वाला पति आशीष देख रहा था। आशीष घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधे पर टिकी थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि वह मरने से पहले अपनी बड़ी बहू को देख ले। मौत का क्या भरोसा कब अपने पास बुला ले। जब से आशीष के पिता एक मामूली सी बीमारी से अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर चले गए थे, तब से आशीष की माँ का अपनी जिंदगी पर से भरोसा सा उठने लगा था। उसकी तमन्ना थी कि बस एक बार बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वह अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। आशीष रचना से 13 साल बड़ा था, लेकिन रचना की माँ को इससे कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं। और ऊपर से जब लड़की के सर पर से बाप का साया बचपन से उठ गया हो तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 12 बरस का किया था। जैसे जैसे रचना बड़ी होती जा रही थी, उसकी माँ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक वह यही सोचती थी कि कोई अच्छा घरवर मिल जाए तो वह रचना के हाथ पीले करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन बिन बाप की बच्ची को कौन ब्याह कर ले जाए। बस दिन रात इसी चिंता में घुल रही थी। वह तो भला हो उसके पड़ोसन का, जो आकर उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज के अपने रिश्तेदार से फ्री में तय करवा दिया, और सिर्फ विवाह ही तय नहीं करवाया बल्कि ब्याह के खर्च का भी सारा भार अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चिंत ही कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर अपनी बेटी के जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। विदाई के समय रचना अपनी माँ से बहुत देर तक लिपट कर रोती रही। उसे बस एक बात का गम था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा, एकदम अकेली पड़ जाएगी। वह फिर हेमा चाची ने उसे समझाया था कि तू क्यों चिंता करती है, हम सब है ना, तू तो बस अपनी आने वाली जिंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। तब से वही तेरा अपना घर है, बड़ी बहू बनकर जा रही है।
तू अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना, अपने सास को शिकायत का मौका मत देना। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो बिन ब्याह ही अपने पियर में बैठी अच्छी लगती होगी। लड़की जात को एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है। बड़े ही अरमानों से उसने अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाए की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी बार उसकी नज़र उतारी होगी। इतनी सुंदर बहू होगी किसी की पूरे कस्बे में, यह तो हमारे भाग थे जो हमें इतनी सुगर और समझदार बहू मिली, कहकर उन्होंने उसकी बलाई ले ली। रचना को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन रचना के पति रघु ने रचना की सूरत भी नहीं देखी थी। उसकी माँ ने रचना से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी, बहू देखने की इच्छा में वह रचना को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई थी, मगर वह जानती थी कि अभी रचना अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए परिपक्व नहीं है, इसलिए वह रचना को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। आशीष अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाया करता था। यह माँ भी ना, जब रचना को हमसे दूर ही रखना था तो हमारा ब्याह करवाया ही क्यों, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या ज़रूरत थी। क्या उन्हें पहले से रचना की उम्र का पता नहीं था। चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब यह क्या बात हुई कि मैं अपनी पत्नी लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकता। जब भी उसके घुंघरू की आवाज़ सुनता हूँ उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता है, लेकिन माँ के आगे वह बेबस हो जाता। धीरे धीरे रचना को 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में वह अपने पूरे परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई थी उसी से वह दूर दूर रहती थी। वह उसको खाना परोस जाती थी, उसे वह भी अपनी सास की उपस्थिति में घूंघट डालकर। उसका देवर यूं तो उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन वह उससे एक माँ की तरह व्यवहार करती थी। उसका देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देता था और उसकी उतनी ही इज्जत करता था जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों से उसकी सुगड़ होता और सरलता और उसके गुणों का बखान ही करते नहीं थकती थी, और मन ही मन हेमा चाची को धन्यवाद देती जिनकी वजह से उन्हें रचना जैसी बहू मिली। रचना भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह रखती थी। वह अपनी सास का बहुत मान सम्मान करती थी। अगर उसकी सास की मन की माने तो रचना 100 गुण संपन्न थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी और परिपक्वता ऐसी कि बड़ों को पीछे छोड़ दे। एक दिन आशीष घर आता है तो माँ को घर पर न देख भाई से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई हैं। उसे तो जैसे मन की मुराद मिल गई। बस फिर क्या था, वह रसोई घर में चला जाता है। उसे देख रचना अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी आशीष उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे उसकी नज़र उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वह अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वह उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। भला हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे छिपा कर रखा है। इतना सुनकर रचना बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घबराकर उससे माँ को कुछ भी ना बताने की गुजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ उसे बाहर निकलता देख लेती है, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना किसी को कुछ बताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वह फैसला था रचना को 2 साल के लिए उसके मायके भेजने का फैसला। दूसरे दिन उसे अपने मायके की भेजने की तैयारी होने लगती है। आशीष को पता चला तो उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यह सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही उसके नज़दीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था।
घूंघट में सही उसके पायल की घुंघरू की झनक सुनकर, उसकी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक सुनकर अपने आसपास उसके होने का एहसास हो जाता था। कम से कम उसी एहसास को सी जी तो लेता था। कुल मिलाकर सच तो यह था कि हर तरफ से वो उसके दिल पर कब्जा कर चुकी थी। अब किसके होने के एहसास से अपने मन रूपी बगिया को सींचे, इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो गया था। लेकिन माँ के आगे वह कुछ बोले भी तो नहीं सकता था। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भरी आंखों से उसे छुप कर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि रचना को दुख नहीं था। ज़्यादा समय उसकी निगाह घूंघट के आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या खबर थी कि वह भी उसे छुपकर देख रहा है। रचना 2 साल के लिए अपने मायके आ गई। रचना की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य को वारी जाती और उसकी नज़र उतारने लगती। जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और देवर जी भी बहुत दुखी हुए थे। वह तो माँ ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ पहुँचाने को राजी हुए। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानती हो माँ, यह कान की बालियाँ हमें मामी ने दी थी और यह अंगूठी हमें मौसी ने, और यह कान के टॉप्स देख रही हो, यह बड़ी बुआ ने दिए थे और यह छोटी बुआ ने राधे कृष्ण जी की मूर्ति दी थी। कह रही थी इन्हें अपने से दूर मत करना। कहते हुए ससुराल में मिले जेवर दिखाने लगती है। रचना की माँ उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनती जाती हैं और हूँ करके मुस्कुराती जाती हैं। और यह सोने के कड़े हमें माँ ने दिए थे, और जानती हो आते समय मुझे रूपी विदाई कह रही थी, खुलकर खर्च करना, समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपए भिजवा दूंगी। इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है। रचना, तूने जरूर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला। कह के वह एक बार फिर उसकी नज़र उतार लेती है। वह तो भला हो तेरी हेमा चाची का, जिसने मुझ जैसे गरीब की इतनी मदद की, वरना आजकल के ज़माने में तो छीन कर खाने से पीछे नहीं हटते। रचना को आए 3 महीने पार हो गए थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों से रचना को ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रह कर उदास हो जाया करती थी। उसकी माँ उसकी व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जब रचना की माँ ने हेमा चाची से यह सब बातें बताई तो हेमा चाची ने उन्हें रचना को ब्यूटी पार्लर सिखाने का सुझाव दे दिया। रचना की माँ को हेमा चाची का यह सुझाव बहुत पसंद आया। 2 घंटे के लिए ही सही, कम से कम इसी बहाने थोड़ा व्यस्त रहेगी और हाथ में कुछ गुण भी आ जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसका नाम वही पास के पार्लर केंद्र में करवा दिया। एक दिन वह माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने रचना से कहा, जा रचना, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है। लगता है हेमा चाची आई है। हाँ माँ, कहकर रचना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका छोटा देवर खड़ा था। वह उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, देवर जी आए हैं। पगली, उन्हें अंदर आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? आइए भैया जी, बड़े दिन से जी नहीं लग रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, उसने मन में कहा। उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी चारपाई पर बैठ गए। अरे जा रचना, छोटे बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर, हम आ जाते हैं। और बबुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ जी माँ, सब बढ़िया है। रचना जब से आई है आप लोगों का नाम उसकी जुबान पर हर दम रहता है। हमारे छोटे बाबू ऐसे हैं, माँ ऐसी है, और वह हमारी माँ दिन भर आप लोगों की बात करती रहती है। बड़े भाग थे वो जो आप लोगों जैसा परिवार मिला। भगवान सुखी रखे बेटा तुम लोगों को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ,
भाभी है ही ऐसी कि सब प्यार करने पर मजबूर हो जाएं। तभी रचना चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। तब साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद देवर जी रचना को एक बैग सौंपते हैं। भाभी, इसमें कुछ सामान है, माँ ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही देवर जी गए, रचना ने बैग खोला। बैग खोलते ही उसकी नज़र एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे खोल कर देखा तो पता चला यह तो आशीष का खत है। उसने उसे जल्दी से छुपा लिया और अब माँ के साथ सामान देखने लगी। उसका मन सामान देखने में नहीं था, उसे तो जल्द से जल्द खत पढ़ना था। जैसे ही मौका मिला, रचना अपने रूम में गई और खत पढ़ने लगी। खत में आशीष ने प्यार भरी बातें लिखी थी। रचना खत पढ़ के बहुत खुश हो जाती है। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है। वक्त के साथ दोनों का प्यार और मजबूत हो जाता है। ऐसे करते हुए 2 साल पूरे हो जाते हैं। अब रचना वापस अपने ससुराल आ जाती है। सबसे मिलकर गले लगकर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सब लोग बहुत खुश रहते हैं। अब आशीष की माँ को दादी बनने की इच्छा होती है। वह हर समय इसी उम्मीद में लगी रहती है। वह चाहती है कि रचना उन्हें दादी बनने का सुख दे। कई साल बीत जाते हैं। रचना को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होता। बेटी की तरह प्यार करने वाली सास भी उससे थोड़ा रूखा व्यवहार करने लगती है। लेकिन आशीष का प्यार अभी भी उसके लिए कम नहीं होता। वह उससे बहुत प्यार करता था। बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद भी जब रचना प्रेग्नेंट नहीं होती तो घर में आशीष के दूसरे विवाह की बात होने लगती है। रचना यह सब सुन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन करती भी क्या, अपनी कमी के आगे कुछ नहीं बोल पाती। आशीष भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता। वह माँ के इस फैसले का विरोध करता है और कहता है, माँ, मैंने आपकी हर बात मानी है, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। इसलिए रचना की सास रचना का सहारा लेती है और उसे आशीष को समझाने के लिए कहती है। सबकी खुशी को ध्यान में रखते हुए रचना आशीष को शादी करने के लिए मना लेती है। उसके आगे आशीष को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वह रचना से बहुत प्यार करता था और वह शादी के लिए मान जाता है। घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। रचना सबके सामने खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अकेले में बहुत रोती है। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। बारात निकलने वाली ही होती है, तभी रचना चक्कर खाकर गिर जाती है। आशीष रचना के पास भाग कर जाता है। पूरा घर परेशान हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि रचना माँ बनने वाली है। यह सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब आशीष शादी करने से इनकार कर देता है। सब लोग शादी रोकने की बात करने लगते हैं, लेकिन आशीष की माँ कहती है कि शादी तो होकर ही रहेगी। ऐन वक्त पे हमने मना कर दिया तो लड़की वालों की कितनी बदनामी होगी। बारात भी जाएगी, दुल्हन भी आएगी, शादी भी होगी। यह सुन सब हैरान हो जाते हैं। तभी आशीष की माँ मुस्कुराती हुई कहती है कि हम रचना की सौतन नहीं बल्कि उसकी देवरानी लाएंगे। एक बार फिर घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। रचना की देवरानी घर पर आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार होता है। परिवार में सब प्यार से रहने लगते हैं। न महीने ऐसे ही हंसी खुशी से बीत जाते हैं। रचना एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। रचना की सास अपने पोते को गोद में लेती है और खुशी के आंसू रोने लगती है। इस तरह उनके परिवार की खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।